मॉड्यूल देना। वो मॉड्यूल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करा किसी ने? हाँ सर। हाँ सर। यस सर किया। ओके, तो बना कि नहीं बना वो बताओ। नहीं बना, अटक गए। चलो, किसी से बना यहाँ पे? और हाँ सर बना था। अच्छा, एक ऑनलाइन में बना है, एक बच्चे से कर लेते हैं डिस्कस। और वो जो तुम्हें असाइनमेंट या जो दिया था एक्सरसाइज करने का, वो तो शायद सबसे हो गया, बस 2-3 हाँ ही सर। आए थे, वो मैंने भेज दिए थे ग्रुप में। ठीक है, 15 मिनट ही लगे। हाँ, तो मैंने बोला ही था तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट या हाफ एन आवर, अगर सब एक्सरसाइज और ट्राई और सेल्फ के करोगे तो मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब वो लिस्ट मैंने नहीं शेयर करी ग्रुप में, वो मैं आज कर दूंगा कि जिन जिन का सबमिटेड नहीं है और जिनने सबमिट किया है। सर कल के पेपर की थोड़ी तैयारी करवा सकते हो? चैलेंज मींस अच्छे कल के क्वेश्चन। पेपर के लिए तैयारी देख लेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे आखिरी में। सर इसके अंदर लास्ट में सिली मिस्टेक हो गई थी, मतलब शुरुआत के स्टेप में ही, इसलिए थोड़ा सा क्लोज आके रह गया था आंसर पे। ओके, देख लेते हैं। यहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, आवाज ये नैनिश की है। किसी ने बोला नैनिश की आवाज है। यही था ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स यही था। हाँ सर। ठीक। अब सबने अटेम्प्ट तो कर ही लिया है, तो क्यों ना अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ mod z1 equals to 2, mod z2 is equal to 3, mod z3 is equal to 4, and mod of 2z1 plus 3z2 plus 4z3 is equal to 4, then find the value of this expression blah blah। एक लंबा सा दिया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक है तुम्हारे सामने, और एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम या कुछ चल रहा है कि मैं इनइक्वालिटी यूज करूं, जो कल मैंने इनइक्वालिटीज बताई थी। ठीक है, एग्जैक्ट पूछा था, क्योंकि इनइक्वालिटी तो मैं मॉड को ओपन कर सकता हूं फिर, और वैल्यू रख रख के हम देख सकते हैं। तो बिरवा ये क्लास में है क्या? बेटा आपके है ना, आएंगे कल लेने आपको, तब तक आपको वेट करना है। ओके, कॉल आया था घर से। चलो, तो ओके मैम, थैंक यू। तो करते हैं अब डिस्कस। शायद मैंने पिछली क्लास में जब प्रॉपर्टीज बताई थी, तो एक चीज कही थी कि जब भी मॉड आए तो मॉड से रिलेटेड वो से करके एक छोटा सा एक पॉइंट बताया था। याद है किसी को पिछला लेक्चर? कि मॉड ऑफ z गिवन हो, लेट सपोज 4 मैंने लिया था एग्जांपल, तो z इंटू जेड बार करके हम आगे बढ़ते हैं स्क्वायर करके, जहां मॉड को ओपन करते हैं और कॉन्जुगेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या ये पॉइंट बताया था? बिल्कुल बताया था। यहाँ पे भी मेरे सामने मॉड ही है। अब कहीं पे भी कॉन्जुगेट दिया नहीं, सिर्फ मॉड है। पर देखो अब मैं क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करता हूँ। ये जो 82764 किसी पर्पज से दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही सेम एक्सप्रेशन बनेगा। अभी लग रहा है कि ये क्या है, ऐसी रैंडमली दिए क्या 64? नहीं सर, 64 की जगह 63 होता तो नहीं कर सकते थे, एग्जैक्ट नहीं निकलता। ये बहुत सोच समझ के बनाया है, और ये नंबर्स वहां पे भी दिख रहे कहीं ना कहीं ऊपर स्क्वायर क्यूब। हाँ सर। कहीं ना कहीं लॉजिक तो बन रहा है। आपकी मदर अभी 2 मिनट में आ रहा है। मोस्ट वांटेड बिरवा। हाँ, कोई नहीं। चलो, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो स्क्वायर करते हैं। तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 4। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको याद है प्रॉपर्टी? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चली पड़ी। ऑनलाइन बोलो तो ऑनलाइन रिस्पॉन्स करेगा, ऑफलाइन बोलो तो ऑफलाइन बात। ठीक है, z1 इज इक्वल टू 4 अपॉन z1 बार। कुछ मिला मुझे 4, हाँ जी 4, देखते कहां कैसे यूज होगा। उसके बाद सिमिलरली क्या अपन इधर भी लगा सकते हैं, सिमिलरली करके। तो z2 इंटू z2 बार, तो z2 कितना हो जाएगा 9 बाय z2 बार। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही। और ऐसे ही एक और है मेरे पास, डायरेक्ट लिख दूं थर्ड वन। हाँ सर।
Z3 इज इक्वल टू 16 बाई Z3 बार। तो जैसा कि मैंने पिछली बार प्रॉपर्टीज में कहा था, और ये प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड है, कि जब भी मॉड दे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जनरली ये यूज होता है, और देखो यूज हो गया। ये तीनों एक्सप्रेशंस मेरे पास आ गए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई भी डाउट इन तीन एक्सप्रेशंस में? Z1, Z2 और Z3। अब इनको कैसे यूज करेंगे? तो एक एक्सप्रेशन और दिया हुआ है मेरे ख्याल से, उठाते हैं चौथा एक्सप्रेशन। टू Z1, 3Z2, 4Z3 इज इक्वल टू 4, ये भी गिवन है, बस और तो कुछ गिवन है नहीं। और चौथे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो ये जो अपन ने तीनों वैल्यूज निकाली, क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इसमें? Z1, Z2, Z3 सब सब्स्टिट्यूट हो रहे बहुत इजीली। तो जरा रख के देखो क्या मिलता है। सर ये तो बार कॉन्जुगेट आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। 2Z1 हो जाएगा, मतलब 8/Z1 बार हो जाएगा। 27/Z2 बार आ जाएगा। 64/Z3 बार। और जैसे ही तुमने ये लिखा और ये जो नंबर्स आए, ये नंबर्स कुछ क्वेश्चन के लिए तो जाने पहचाने से दिख रहे हैं। 8, 27 और 64 एक ही नहीं? जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल एक्सप्रेशंस वही दिए हुए हैं। 8, 27, 64, 8, 27, 64 और न्यूमरेटर में ही चाहिए थे। बस क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट, अब खत्म क्वेश्चन। अब तो बस इसमें छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज लगेगी आंसर आ जाएगा, इतना ही सोचना था। और क्लिकिंग फैक्टर मैंने कल के दिन दे दिया था कि वो मॉड को कैसे ओपन करते हैं। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया है उसको ये बन जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ हाई फाई नहीं लगा है। और मैंने कहा भी था प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड है। ले लो एलसीएम, देखो क्या आता है। 8 times of Z2 bar Z3 bar, 27 times of Z1 bar Z3 bar, 64 times of Z1 bar Z2 bar अपॉन में Z1 bar Z2 bar Z3 bar इज इक्वल टू 4। यहां तक कोई डाउट? यही आएगा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, 8-9 क्लास में पढ़ा है। सर इतने सारे एक्सप्रेशन देख रहे, कोई बात नहीं, अब देखोगे तुम जादू। क्या देखने वाले हो? जादू। पर वो जादू को चलो समझाते भी जाता हूँ, एकदम लिख दूंगा तो सबके ऊपर से निकल जाएगा। कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्जुगेट रिलेटेड, कि कॉन्जुगेट कैन बी सेपरेटेड एवरीवेयर, सब जगह बिखेर दो। तो उल्टी प्रॉपर्टी भी तो लग सकती है, अगर बिखरा हुआ है तो मर्ज कर दो। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? नहीं होता है, वही रहेगा। 8 का कॉन्जुगेट तो 8 ही रहेगा, 8 ही क्योंकि रहेगा। जहां आयोटा होता है वहां माइनस आयोटा लगता है, जहां है ही नहीं तो वो रियल का रियल ही रहेगा। क्यों? बताया था, मिरर के सामने चिपक जाओ तो इमेज वही बनती है। तो 8 का 8 ही होगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। तो देखो अब क्या जादू कर रहा हूं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जादू दिखाऊंगा। रिवर्स प्रॉपर्टी यूज हो रही है और कुछ नहीं है। क्या इस पूरे लंबे से एक्सप्रेशन के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये होल कॉन्जुगेट हो गया। क्या जादू किया मैंने कुछ जादू नहीं करा। जिसको नहीं समझ में आया ये मैजिक बहुत इजी है, वापस बताता हूं। इस कॉन्जुगेट को सेपरेट कर दो, बिखेर दो सब जगह, तो शायद ऊपर वाली स्टेप दिखेगी। सब जगह बिखेर दो, 8 में बिखरो, Z2, Z3, 27 सब में बिखेर दो, नीचे भी बिखेर दो, तो शायद ऊपर वाला बनेगा। मतलब क्या समझ में आया बेटा? जो मैं हर बार बोलता हूं, दैट रिवर्स प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी कमांड तुम रिवर्स प्रॉपर्टी में कर लोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि ये सब वही है। हो गया अब तो क्वेश्चन। एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो ये भी जादू बताता हूं, इस पूरे को, ये जो अंदर लिखा ना, उसको कैपिटल Z मानो, उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या वो Z के मॉड्यूलस के बराबर नहीं होता है? हाँ। क्या ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हाँ, बिल्कुल पढ़ी थी। फिर से प्रॉपर्टी लग गई, मतलब ये भी एक और प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया नेक्स्ट स्टेप पे। तो अगर मॉड्यूलस है तो क्या ये कॉन्जुगेट हट जाएगा? बेटा कॉन्जुगेट तो हट गया। क्वेश्चन में कॉन्जुगेट था नहीं, हम भी उस स्टेप तक आ गए जहां से कॉन्जुगेट गायब हो गया। वो तो सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेप्स में यूज हो रहा था, उसका काम था
उसका काम क्या था? आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्यूशन की तरफ आगे पहुंचाने के लिए। और फिर उसका क्या काम था? गायब हो गया, वो उड़ गया। कॉन्जुगेट क्या हो गया? उड़ गया। कहाँ उड़ा? बस गायब हो गया, बस कहाँ गया पता नहीं। Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 4। अब क्या करें भाई? अब तो हो गया। अब मॉड्यूलस की भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी लगा ले भाई। मॉड्यूलस ने क्या बिगाड़ा? प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग होता है, ये हमने पढ़ा, तो भाई कर दो अलग अलग। तो सर अब ऊपर वाले का क्या होगा? इतना बड़ा एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करूंगा? कैसे सॉल्व करूंगा? अरे बेटा पूछा क्या था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ क्या रहे थे क्वेश्चन में? ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के जो वैल्यू है वही। हाँ, वाला एक ही तो वैल्यू दिया ना। प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो सकता है मॉड एंड पावर, तो मैंने प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग करा। और नीचे भी प्रोडक्ट की टर्म्स है, तो उसमें भी मॉड को स्प्लिट कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ले जाओ उधर। 4 into mod Z1 into mod Z2 into mod Z3. This is my answer. बोले तो कितना? क्वेश्चन में सिर्फ 4 वैल्यूज गिवन थी। अगर तुक्का मारना होता तो चारों को मल्टीप्लाई कर देते, मान लो। आंसर आ गया। आया क्या? 2 into 3 into 4 into 4 कितना होता है? 2 into 3 into 4 into 4 कितना होता है? 16 into 6। क्या आंसर आया यहाँ पे भी? 96। ये तीनों गिवन है। 2 3 4 गिवन। तो इन टाइप के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला मत बना देना ऐसा कि जो 4 गिवन हो चीजें बस उन चारों को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं, पर देखना, ठीक है? जनरली बच्चे ये भी कर देते हैं, बस जो गिवन है सबको मल्टीप्लाई। कोई भी क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स में, जो डेटा गिवन है सबको मल्टीप्लाई। नहीं है, ऐसा कुछ मत बना देना भाई। कॉम्प्लेक्स ही खत्म कर दोगे। जो डेटा गिवन है सबको मल्टीप्लाई। वो यहाँ सेट हो गया क्योंकि वो इसके इक्विवेलेंट आया, इसीलिए क्वेश्चन इज ओवर। हाँ तो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं नहीं सर, वो आपका सर जादू बस मिस्टेक कर दी थी। Z1 बार को मैंने, मतलब Z1 को मैंने Z1 बार बार 4 कर दिया था गलती से, और उधर से पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बदल गया। गलती से हो गया, क्या कर सकते हो? कोई बात नहीं नैनेश, होता है, गलती से हुआ है ना। इंटेंशनली तो कोई गलती करता ही नहीं। इंटेंशनली तो कोई भी 1 + 2 को 4 नहीं लिखता। लिखता है क्या कोई इंटेंशनली? सब गलती से ही तो होता है, जो भी होता है। क्या करो, कोई बात, ये हो गया। तो ऑफलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया? ये जेईई मेन में गारंटीड आएगा, लिख लो एक्सपेक्टेड। इस टाइप का मिलता जुलता भी आ सकता है, वैल्यू बदल के। तो मेन लॉजिक तो क्या था भाई? प्रॉपर्टीज। सीधी याद रखो तो उल्टी भी याद रखो। कल भी हमने प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस करे थे सब, और क्वेश्चंस तो अब खैर हो गए। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर मैं वो प्रॉपर्टीज कंटिन्यू चल रही थी ना अपनी, उसको अब डिटेल में, और फिर आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, आज वो सब खत्म कर देंगे, ठीक है? ताकि फिर तुम एनसीईआरटी तो पूरी निपटा लेना। और जो भी डाउट्स आए ना एनसीईआरटी के, कृपया करके पूछ लेना। जो बच्चे पूछते हैं वो मैं सॉल्यूशन ग्रुप में भी भेज देता हूँ, कि भाई तुम्हारा कोई हिचकिचा रहा हो और डाउट रह जाए तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। आई होप तुम देखते होगे। दिन में एक बार भी ओपन करके देखोगे तो सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। किसी का अगर डाउट आता है तो, या कोई ठीक ठाक लगता है तो। चलो, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि अब कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे पहले से पता है, भविष्यवाणी करी हुई है कि क्या आने वाला है आगे के 10 साल। ये वो क्वेश्चन के लैंग्वेज और फील करोगे, समझोगे, लॉजिक्स जहां पे एक थोड़ा आईक्यू लेवल लगे, वो पेपर में आता है। बस बोर्ड में क्या आता है? जो एनसीईआरटी में छपा है वो बोर्ड में आता है, और कॉम्पिटिटिव में क्या आता है? जहां लॉजिक्स लगते हैं। बस ये डिफरेंस है बोर्ड और उसमें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन। ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालो। फाइन, पूछेंगे कि नहीं किसी एग्जाम में, आई डोंट नो, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या लॉजिक लगाते हैं। पावर 201, ऐसे रैंडम दी है पावर, ठीक है? कोई भी पावर दे सकता है। 1 + आयोटा की पावर में 201 प्लस 1 - आयोटा की पावर में 200। फाइंड इट्स वैल्यू। करो ट्राई।
मैंने आयोटा की तो बहुत बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करके बताई है। तो भाई ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ना कि 201 को दोनों में ले जाओ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना कि सर जैसा कॉन्जुगेट में होता होगा, क्या पता नंबर भी ऐसे चले जाता हो, फिर तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता है ना, प्लस 2ab भी आता है। तो इसमें कोई भी पावर 1 और i में मत ले जाना। चलो अब ट्राई करो, कोई कोई बच्चा दिमाग लगा लेता है ऐसा, और फिर i की पावर तो सॉल्व करना रहता है, तो नहीं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये तो किया है। ओके आज की क्लास के बाद ये दे दूं पूरा तुम्हें, बहुत इजी है। सेट टू के क्वेश्चन है 50, पर ये 50 वाले मेरे ख्याल से तुम हार्डली आधे घंटे में कर लोगे, इतने इजी क्वेश्चन है, आधे घंटे थर्सडे तक का टाइम दो, कर लोगे सर? ठीक है, इजी है बहुत, क्योंकि फटाफट खत्म ही कर दो मेरे साथ ही सेट टू ही, क्योंकि फिर क्या होता है एक्सरसाइज हम करते हैं सेट टू रह जाता है, तो सेट टू मेरे साथ ही कर लो, जो डाउट है वो पूछेंगे, अपन करेंगे ना थर्सडे को डिस्कस। आज थ्योरी बता देता हूँ, फिर अपना सिर्फ लेवल 2 बचेगा। तो लेवल 2 में भी मेरी एक शीट बन रही है जिसमें पूरे मॉड्यूल अपने इस चैप्टर के मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें बस वो अच्छे से करने रहेंगे फिर। हाँ जी आंसर नहीं, वैल्यू निकालनी क्या है, 2 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आ रहा है, आयोटा शायद क्या आया आंसर शायद में 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा। ओके चलो देख लेते हैं। अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये बाइनोमियली एक्सपांड होगा, वो भी आगे जाके बाइनोमियल चैप्टर आता है, बड़ी पावर को कैसे एक्सपांड करते हैं। अभी क्या करें, सिंगल टर्म होती तो पावर तुम आई की पावर कोई सी भी निकाल सकते हो ना, आई की दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी पावर दे दे निकाल सकते हो, तो कैसे भी करके इसको सिंगल टर्म में लाओ। क्या करें, तुम्हारे सबके आंसर शायद गलत है, जो भी बोले ठीक है, -i को i³ लिख दिया। ठीक है तुमने जो किया कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सुनो, जादू देखने वाले हो तुम, पर मैं डायरेक्ट नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप जादू दिखाऊंगा। ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ। ऐसा कोई डाउट यहाँ तक किसी को ये लिखने में? बहुत इजी, एक अलग करा सर क्यों किया, अभी देखो जादू, नहीं 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 नहीं, थोड़ा यहीं पे तो गलत ट्रैक पे चले गए, थोड़ा सा पीआरएमओ टाइप का मैथ्स लग रहा है, ओलंपियाड टाइप का, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। एक पावर क्या करी, अंदर ले ली, सर 2 ही क्यों ली, अरे यही तो लॉजिक था, पता चलने वाला है तुम्हें। अभी देखो तुमने ही कहा कि जब एक सिंगल आई की पावर हो तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, अभी देखो जादू दिखेगा। मैंने एक 2 अंदर ले लिया इवन, इसीलिए पहले वाले में ऑड नंबर था ना शायद 201, इसलिए एक अलग कर दिया ताकि इवन से ही तो तुम अंदर ले पाओगे। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट? चलो अब एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, नहीं पता सर, कोई बात नहीं, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होता है, बिल्कुल 1 - आयोटा का होल स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो शायद हर कोई कर सकता है, कुछ भी नहीं था। तो कितनी हो गई 1 + आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये गया मिला 2 आयोटा, और ये कितना हो रहा है -2 आयोटा -2 तो सर ये आपने तो पढ़ा ही नहीं था। अरे यार अब क्या a + b होल स्क्वायर भी हर एक के सिखाऊं, याद करवाऊं क्या, खुद क्या करोगे फिर, सब कुछ ही रट लोगे क्या? फिर भी चलो रटना है तो अब ये वैल्यूज 2 याद कर लो, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर, बस इतना ही था, a + b होल स्क्वायर। क्या एनसीईआरटी में a + b होल स्क्वायर नहीं दिया, कॉम्प्लेक्स का दिया, a + b होल स्क्वायर तो 5th 6 में पढ़ा है यार, उसमें क्या था, इसमें अब तो हो गया। 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बन गया 2 आयोटा की पावर में 100 माइनस 2 आयोटा की पावर में 100 1 + आयोटा क्या होता है, ए बी होल रेज टू एन, ए रेज टू एन बी रेज टू एन, डिफाइन यही होता है, तो सबको पता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें, वरना नैनिश की तरह सिली मिस्टेक हो जाएगी। नैनिश डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना?
नहीं सर, सारे स्टेप्स लिख के कर रहा हूँ। हाँ चलो 2 raised to 100 बाहर करो। I raised to 100 कितना होगा? 100 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को पावर में रख दो, बहुत आसान। तो 100 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0, I raised to 0 1, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। -2 raised to 100 2 raised to 100 और I raised to 100 1 हो गया, पूरा क्वेश्चन ही हो गया भाई। 1 प्लस आयोटा प्लस 1 कॉमन निकल गया क्योंकि वो, तो 2 raised to 100 2 प्लस आयोटा आ रहा है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to 101 प्लस 2 raised to 100 टाइम्स ऑफ आयोटा। चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या सभी बच्चे? रियल पार्ट है ये, हाँ सर यही है। पार्ट भी ये है। टफ नहीं है शायद, आई डोंट थिंक सो कि टफ है, पर फिर से वही चीज, लॉजिक a प्लस बी होल स्क्वायर आना चाहिए भाई। लिख लो लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक? a प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसी तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये नहीं पढ़ाता तो भी चलता, पर मुझे पक्का पता है कि ये नहीं बनता, इसलिए तो कराना पड़ रहा है। सर दूसरों का आंसर 2 प्लस आयोटा क्यों आया फिर? अब भाई वो तो बच्चे ही जाने ना यार, जो भी उन्होंने। सर मैंने आयोटा को माइनस आयोटा को आयोटा क्यूब करके फिर वो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन उससे तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ बेटा पावर 200 है बेटा, वो देखो। हाँ पावर 200 को मैंने साइड में वो अंदर ही सॉल्व किया ना उसको तो। हाँ 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 बेटा, तो पहले ही 2 टर्म नहीं हो रही, तुम 3 टर्म इंट्रोड्यूस कर दोगे या 2 टर्म, मुझे नीचे 1 टर्म चाहिए बस। और a प्लस बी होल क्यूब लगाओगे ना 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो 1 टर्म नहीं बनेगी, कुछ एडिशनल टर्म आएगी। a माइनस बी होल क्यूब में भी आ रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी आ रही है, इसीलिए मैंने तो होल स्क्वायर में देखा कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। बस ये लॉजिक था, अब से याद रखना सर, क्योंकि उससे 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा ये सॉल्व हो रहा है, तो 1 प्लस आयोटा कॉमन ले गया तो फिर उससे फिर हो रहा था सॉल्व इसलिए। चलो कोई डाउट इस स्टेप में, इस मेथड में? अब अगर ये जेई में इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट तो इतना सा छोटा सा नहीं आएगा, पर कहीं यूज हो सकता है ये एल्जेब्रा, छोटा सा एल्जेब्रा, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताना भूल गया था मैं, आयोटा की जब प्रॉपर्टीज बताई थी। तो खैर छोड़ो, मुझे आज याद आया तो मैंने बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो, क्रिश सुन लो ना ध्यान से, यहाँ पे तो 1 प्लस आयोटा है, अगर 1 या 2 प्लस 3 आयोटा होता तो क्या करते सर? फिर तो होल स्क्वायर करके नहीं आता, फिर तो ना सिंगल टर्म बन रही है। क्यों क्रिश, दिमाग में आता है ना ये पॉइंट? हाँ नहीं आता है तो आना चाहिए था, ठीक है। 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर सिंगल टर्म नहीं बनती है, तो अगर 2 प्लस 3 आयोटा का पावर बड़ी देते तो क्या करते हैं? तो आगे जाके मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का हिस्सा है वो, कि बड़ी पावर, बाइनोमियल नहीं बेटा, एक और तरीका है, यूलर फॉर्म एक पढ़ोगे तुम, देखते हैं अगर अभी मिलेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। तुम कोई सी भी, कितनी भी बड़ी पावर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की निकाल सकते हो, जैसे मैं बताया था ना पिछली क्लास में, nth रूट भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, पर वो सब पार्ट 2 का है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मैं पार्ट 1 में दूंगा, तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि और कुछ पढ़ाने जैसा फिर है ही नहीं इस टॉपिक में, तो पार्ट 1 में तो। चलो खैर ये हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब हम प्रॉपर्टीज पे फिर से जाते हैं। कहाँ है हमारी प्रॉपर्टीज? ओ मैं ये कौन से लेक्चर में लिख रहा हूँ, ओ तेरी गड़बड़ हो गई रे। सर आप उसे मूव भी कर सकते हो। मूव करे, कट करे? सीधा के चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ दिख रहा है भाई कॉम्प्लेक्स? ये पक्का ना, गायब तो नहीं हुआ कुछ भी? हाँ आ गया बढ़िया। लेक्चर 3, ओके। तो हम लेक्चर 2 पे वापस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करे थे उस लेक्चर में भी हमने, और फिर एंड में कुछ थ्योरी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स में, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मॉड्यूलस और उनकी प्रॉपर्टीज, और ये आखिरी में इनइक्वालिटी पढ़ी थी। और ये एक प्रूफ बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ, z इंटू, जब भी मॉड दे z इंटू z बार वाली प्रॉपर्टी, जैसे a z1 प्लस z2 का होल मॉड दे दे तो स्क्वायर जैसे पूछा है, तो उसको z इंटू z कॉन्जुगेट करके लिख सकते हैं। तो z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया, z1 इंटू z1 बार मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रख लोगे इसका प्रूफ। और माइनस होगा तो वहां माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस रख लो, 2 टर्म्स में माइनस आएगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं। ये सबको प्रॉपर्टीज याद हो गई थी?
और क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है इस पे। ओके, तो प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड का स्क्वायर कभी पूछ ले तुमसे, जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स में भी पूछ सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं अपन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो मत लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड है। हाँ, एक चीज और बता दो, ये बच्चों को बहुत बड़ा मिथ होता है, वो फिर एग्जाम में स्कूल में आता है और फिर मुझे बोलते हो कि आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। बेटा इन दोनों में फर्क है। फर्क दिख रहा है कि एक में मॉडुलस का स्क्वायर पूछ रहे हैं और एक में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का स्क्वायर पूछ रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का स्क्वायर का मतलब तो वही है z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2। तो अगर ये ऊपर वाला कभी तुमसे पूछेंगे तो बेटा वो तो यही होता है, यही होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर वही होगा। बस जब मॉड लग जाए तो मॉड वाली पिलर को हटाना पड़ेगा, उसी के लिए तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी z इंटू z बार टाइम्स t, और ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग है, पहला और दूसरा। सबको समझ आता है? आते अपन वापस से a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर। नॉर्मल ब्रैकेट होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca हो जाता, पर वहां पे होल मॉड का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? अरे बताओ भाई। हाँ वेरी गुड, ये तो पढ़ा लगा देंगे ना, टोटल को होल z मान देंगे। z इंटू जेड कॉन्जुगेट कैपिटल Z मान लो सब्स्टिट्यूशन। अब होल कॉन्जुगेट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना, ये हो गया। अब करो एक एक करके करो मल्टीप्लाई, बस मैं ऊपर लिख देता हूँ z1 इंटू z1 बार मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z3 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z3, वो तो 2ab बन जाता था क्योंकि वहां पे a b b a सेम होता था, तो 2ab बन जाता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, पर यहां तो ये अलग अलग हो गए ना, प्लस z2 बार z3 और एक और टर्म z1 z3 बार प्लस z1 बार z3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट? ऑनलाइन? नो सर। ओके, नो सर। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पर मॉड करके देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसलिए याद रखना। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको क्या लिखोगे रियल पार्ट ऑफ z को? क्या ऐसा लिख सकते हैं? तुमसे पूछ रहा हूं, जरा जवाब दो। z प्लस z बार बटे 2, कैसे? क्या बताया? वाला पार्ट हट जाएगा। z को क्या अज्यूम कर लो, शायद ये कल भी बताया था, x प्लस आर्टा वाई मानो, तो z बार क्या हो जाएगा? तो एड अप करके बाई 2 करो, क्या मिलता है? x। व्हाट इज x? रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z, z का रियल पार्ट हो गया। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, पर कई बार बच्चों को यही क्लिक नहीं होता है कि रियल करके दिया हुआ है उसको कैसे डिकोड करें रियल को, ये रहा फॉर्मूला, और फिर तो नॉर्मल सॉल्व करो क्वेश्चन को, कॉन्जुगेट तो मैं आता ही। तो प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, और कुछ है नहीं, कुछ हाईफाई कुछ भी नहीं है। तो एक चीज अब तुम पे छोड़ दो, देखते कितना समझे, कितना ग्रास्प कर पाए तुम सेकंड प्रॉपर्टी को। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले z माइनस z बार बाई z माइनस z बार बाय 2। कॉन्जुगेट बाय 2। हाँ, चलो ऑनलाइन ने तो पार्टिसिपेट कर लिया, ऑफलाइन वाले अपना लक आजमाना चाहते हैं। सही है कि गलत वो बात में? क्या क्या सही है बोलो? z माइनस z बार अपॉन 2। ओके, z माइनस z बार अपॉन इज द रॉन्ग आंसर। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर z माइनस z बार बाई 2 आयोटा।
वेरी गुड, यही चीज तो पिछली बार समझाई थी, चीख चीख के बोल रहा हूं 2 लेक्चर से कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, आयोटा के साथ वाला आता है। बोला है कि नहीं बोला है 2 लेक्चर से? तो भाई बोला है। दे दो भाई, जवाब दे दो करेक्ट। ये चीजें बता देते कि तुम कितना ध्यान से सुन रहे हो मुझे। अभी भी बच्चे तैयार नहीं हो तुम आईआईटी के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। कितने भी मार्क्स लिया हो, कितने भी स्कूल में मार्क्स लिया हो, बट आईआईटी बेटा यही छोटी सी चीज की बात हो जाती है। बस बोल दिया तो गलत, बस गलत, और क्या। वो 10 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है, गया सीधे अंडा या नेगेटिव। जब इमेजिनरी पार्ट इसलिए क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हो, कौन बोल रहा है? और ऑफलाइन वाले को तो मैंने दूसरा मौका दिया था, उसी में समझ जाना था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहे ऑनलाइन वाले। यस नहीं करना है सबका, खुद अपना भी दिमाग लगाओ। और फिर दूसरी बार में शायद अतिक तुमने बोला ना, किसने बोला था? यस हाँ, 2 आयोटा। आयोटा में तो भाई जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा भाई, क्वेश्चन ही गड़बड़, सब गड़बड़। एक आयोटा को तुम खा गए। और ये कब सही सोचोगे? जब तुम्हें पता होगा कि इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ जुड़ा हुआ पार्ट। x प्लस आयोटा y, z बार x माइनस आयोटा y, z माइनस z बार 2 आयोटा y, यही हुआ ना, अपॉन में 2 आयोटा y। क्या आयोटा y होता है इमेजिनरी पार्ट? कदापि नहीं। तो इस आयोटा को नीचे ले जाओ, तो जो आयोटा के साथ अटैच होता है उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईआईटी यही तो छोटी छोटी सी चीजें पूछता है। नहीं करना उसको, नहीं पूछना हाई फाई चीजें, जब बच्चे इसी में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब तुम सोचो सभी ने एक बार में वो बोला, ऑप्शन आता तो सब वही टिक करते ना, गारंटीड करते हो क्या? उनको तो क्या करना है, सिलेक्ट नहीं करना है, उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, उनको हटाना है। 10 लाख में से 9 लाख बच्चों को हटाना है। तो जब इतने छोटे से आसान से क्वेश्चन से हट रहे तो क्यों हाई फाई पूछो? अलग ही फोबिया बना के रखा है आईआईटी का। आगे बढ़े, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हो गई और एक्स्ट्रा। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टीज भूलोगे नहीं। ओके, तो प्रॉपर्टीज तो खैर और चलती रहेगी, प्रॉपर्टीज तो खत्म होगी नहीं। हम अब आगे कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं, और वो है आर्ग्यूमेंट और फिर पोलर फॉर्म, ताकि तुम्हारा स्कूल का पार्ट खत्म हो जाए, ताकि जो एनसीईआरटी आरटी करेंगे वो कर लेगा कंप्लीट। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये आर्ग्यूमेंट? एक चीज और, आर्ग्यूमेंट का एक और नाम भी होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड तो वो हाइट है जो फिजिक्स में, नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लेक्स में आओ। कॉम्प्लेक्स में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट, एंगल। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। कौन सा एंगल समझा रहा हूं। एक कोई भी अपना वही लेते हैं, x, y, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आर्गेंट प्लेन में, रियल प्लेन में नहीं, या इसको x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। जब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया था तो अपन ने उसको बोला था मॉड्यूलस, डिस्टेंस को बोला था ना, ठीक है। इसी को कहते हैं रेडियस वेक्टर, पता है कि नहीं? इसी का नाम होता है किसी भी पॉइंट का लोकेशन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस, उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। शायद तुमने पढ़ा होगा, खैर भूल जाओ, कोई अभी अपने को मैथ्स में कहीं काम नहीं आएगा, फिजिक्स में आता है। x प्लस आयोटा y। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन के रेफरेंस में डिस्टेंस तो हमने समझ लिया भाई मॉड्यूलस होता है, बट एक और यूनिक आइडेंटिटी है जो इसको बाकी जगह पे पोजीशन से हटाती है, क्योंकि यहां पे भी रख सकता हूं ऐसे तो पॉइंट को, डिस्टेंस तब भी सेम हो जाएगा। तो एक और क्या यूनिक चीज है, वो है ये एंगल, जिसको मैं बोल रहा हूं थीटा। क्या है ये? थीटा। इसी थीटा को बोलते हैं ARG ऑफ Z। क्या बोलते हैं? रिपीट करो, ARG ऑफ Z, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना एंगल बनता है, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब ये Z, ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है इन जनरल, कुछ भी, बट एनसीईआरटी ने थोड़ा सा और प्रिसाइज किया। क्या करा? प्रिसाइज करा। और उसको प्रिसाइज कैसे करा वो मैं आऊंगा आगे,
पहले तो इसको अपन देखे, ये क्या थीटा निकाल सकते हो? हाँ जी, बहुत आसान है। ड्रॉप करो, ये x है और ये y x होगा ना, तो tan थीटा मेरा बन जाएगा y बाय tan x। इनवर्स y by x। तो अपन बस इनवर्स में लिख लेते हैं। सर इनवर्स में कैसे सॉल्व? अरे भाई मत करो, tan थीटा की वैल्यू तो से थीटा निकाल सकते हो ना, थीटा निकल जाएगा। इनवर्स में तो बस रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी थ्योरी है आर्ग्यूमेंट की। किसकी? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की। पर एनसीईआरटी ने आर्ग्यूमेंट नहीं डिफाइन करा है। एनसीईआरटी ने, या इन जनरल बात करूं, आर्ग्यूमेंट तो इन जनरल y बाय x हो जाएगा जो भी एंगल बने। एनसीईआरटी ने कहा भाई कि हम आर्ग्यूमेंट नहीं, हम तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताएंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अब दूसरा मुद्दा ये, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? उसमें कुछ और नहीं, थोड़ा सा अपन चेंज कर देते तो वो थीटा से तुम इसको अल्फा मान लो, क्योंकि फिर मैं नीचे फिर से थीटा लूंगा तो तुम बोलोगे सर वो थीटा ये थीटा, तो बेटर है इसको क्या मान लो सर? अल्फा मान लो, नॉर्मल। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को मैं थीटा से डिनोट करता हूं। एनसीईआरटी ने भी जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। ऐसा कहा कि एंगल इसी इंटरवल में होगा। किस इंटरवल में होगा? -π से π, 0 से 2 पाई नहीं, कुछ और नहीं। क्या बोला एनसीईआरटी ने? कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल किस इंटरवल में होगा? -π ओपन से π क्लोज। दोनों पे क्लोज क्यों नहीं? अरे उसी पॉइंट पर हो तुम। -π का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज आगे बढ़े। पाई का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक ही पोजीशन पे आ रहे हो, तो दोनों इंक्लूड करना है क्या? कोई जरूरत नहीं। तो किसको लिया उन्होंने? पाई को ले लिया, -π को रहने दिया। तो अब अगर तुमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछते हैं तो थीटा में एक कंडीशन लग गई, क्या? -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का ही होगा। और इन जनरल आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, 360 से भी बड़ा, 180 से भी बड़ा, नेगेटिव में भी सब हो सकता है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसी इंटरवल में होगा। तो सर अब इस पे ये तो समझ गए, पर अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? और अगर एंगल मेरा 180 से ज्यादा आ रहा है तो फिर कैसे इस इंटरवल में लाएंगे? ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो करें अब आगे बढ़े। ठीक है, एंगल होता है ये तो समझ में 180 माइनस कर दे। हाँ वो है थ्योरी, पर उसको भी मैं बहुत आसानी से तुम्हें समझा देता हूँ। एक चार्ट याद रखना, एक टेबल याद रखना, बस चार्ट बोलो या जो भी बोलो। ओके, मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? थीटा से। तो बाय डिफॉल्ट अगर आर्गुमेंट भी दिया जाता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तो आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि उन्होंने तो वही बताया है। हमने ऐसे बाइफर्केशन करा अलग से ना, उनके लिए तो आर्गुमेंट मतलब ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। एग्जैक्टली हमने थोड़ा सा अलग समझा कि आर्गुमेंट मतलब कोई भी एंगल बने, पर प्रिंसिपल इसी इंटरवल का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लॉट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को। बचपन में x, y को प्लॉट करना सीखा था चारों क्वाड्रेंट में, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हर बच्चा कर सकता है प्लॉट। प्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो अगर प्लॉट कर सकते हो तो फिर तो बहुत इजी है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है सर? तो अब अल्फा क्या डिनोट कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगर z मेरा x प्लस आयोटा y है, एक टेक्निक बता रहा हूं, वैसे तो लॉजिकली तुम ला सकते हो उस इंटरवल में, बट ये टेक्निक याद रखना, बहुत इजी है। और tan अल्फा, अगर इनवर्स से तुम्हें डर लगता है तो ऐसा लिख लो, मॉड ऑफ y बाय मॉड ऑफ x। तो सभी अल्फा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, मतलब अल्फा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही रहेगा। x y नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, एक्यूट एंगल ही बनेगा ना, मॉड ले लिया, मॉड मतलब फर्स्ट एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। अल्फा मेरा 0 से π/2 के बीच में है। हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा जाता है मेरा -π से π तक, इसी में ही डिफाइंड होता है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी, अभी बस ये समझते जाओ, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन आता है आर्गुमेंट निकालो, तो तुम सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे। क्या करोगे बोलो? प्लॉट करोगे। कैसे करेंगे प्लॉट? अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो x नेगेटिव y नेगेटिव तो x पॉजिटिव y नेगेटिव तो
फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ आता है? चलो प्लॉटिंग तो तुम्हें आती है। Yes. अब मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें मिला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा अल्फा के बराबर होता है। थीटा मेरा प्रिंसिपल है तो अल्फा के बराबर होता है। भाई अल्फा क्या है? अल्फा ये रहा जो साइड में लिखा हुआ है। मॉड ऑफ y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड्यूलस, पॉजिटिव वैल्यू लेनी और नीचे रियल पार्ट ऑफ z। इसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। प्रेम शरण पटेल। ओके थीटा इक्वल टू अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी बस तुम ये याद रख लो, थीटा इक्वल टू अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा। क्या होगा बोलो? पाई माइनस Pi minus alpha. और अल्फा क्या है? वो 0 से पाई बाय 2 जो मॉड लेके आएगा, क्योंकि अल्फा निकालना बहुत आसान है, मॉड ही लेना है बस, कोई झंझट नहीं। एक्यूट एंगल आएगा 0 से 90 के बीच में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, सेकंड में जाएगा तो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में जा रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई प्लस अल्फा। क्या होगा? इस टेक्निक से हमेशा माइनस 180 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो क्या होगा? माइनस अल्फा। क्या होगा? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। बस ये। ठीक है, क्या याद रख सकते हो? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या है आप थोड़ा फील करते हैं। हमने याद तो कर लिया सर, सब कुछ याद कर लिया जो आपने बताया। आप क्वेश्चन बता दो एक आध तो फील हो जाएगा भाई कैसे अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बता ही देता हूँ मैं, पोलर फॉर्म भी बता देता हूँ क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही है, तो फिर डायरेक्ट पोलर फॉर्म भी देख लेंगे ना। एक होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है? ठीक है, एक तुमने कार्टेशियन फॉर्म तो पढ़ लिया, ये कार्टेशियन फॉर्म था। कौन सा? x प्लस आयोटा वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो इसको कहते हो कार्टेशियन फॉर्म। अब एक और फॉर्म होता है, वो होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है? उसमें दो चीज आती है, मतलब r कॉमा थीटा। क्या आता है बोलो? r कॉमा थीटा। व्हाट इज दिस r, व्हाट इज दिस थीटा? थीटा तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और r क्या है? वो मॉड्यूलस ऑफ z है। r क्या है मेरा? और थीटा क्या है मेरा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बता रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म में तो सबको रिप्रेजेंट आता है ना करना, हमने यही तो पढ़ा है अभी तक। ठीक है, वही x प्लस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 5 आयोटा, जो भी हम बोलते हैं, 4 आयोटा 50 आयोटा 4 5, ये सब क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में हम देख रहे थे। पोलर फॉर्म में हम r और थीटा लेते हैं। ये r क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थीटा क्या है? जो एंगल बनता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेते हैं, आर्गुमेंट में भी लिख सकते हैं पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही लेते हैं जनरली एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। ये x प्लस आयोटा वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बस समझाने के लिए मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। ये कितना हो गया? मॉड z, ये मॉड z है ना, जिसको हम r भी बोल सकते हैं। और ये एंगल ही क्या हो गया मेरा? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही है, ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो भी नहीं आता है तो पाइथागोरस अपना जो होता है, पाइथागोरस नहीं, p बाई बी p बाई h करके tan थीटा करके वो भी निकाल सकते हो, cos थीटा sin थीटा। तो मुझे बताओ क्या x मेरा r cos थीटा ही है? हाँ सर। तो y मेरा r sin थीटा ही है? जवाब दो। हाँ। तो z मेरा x प्लस आयोटा y होता है, तो यही z मेरा ये भी होगा क्या? जवाब दो। सब्स्टिट्यूट करा है बेटा और कुछ नहीं करा है।
व्हाट इज x r cos थीटा, व्हाट इज y r sin थीटा, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, r कॉमन बाहर निकाल दिया, हो गया। तो ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। अब कभी कभी किताब वाले r की जगह mod z लिख देते तो डरना मत, r मतलब mod z, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें दो चीज की आवश्यकता है, मॉड्यूलस। क्या मॉड्यूलस निकालना आता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हो, वेरी गुड। तो आधा काम खत्म हो गया पोलर फॉर्म। और क्या आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो? सर अभी थ्योरी आती, निकालना नहीं आता, तो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन अभी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि पोलर फॉर्म के बाद बता देता। तो ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म। अब तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज नहीं पढ़ी है, ये एनसीईआरटी में है, सब जगह है, तुम कर लेना आप क्वेश्चंस तो आराम से फटाफट, पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेना। बस एक वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा बस थ्योरी, बाकी तो पूरी थ्योरी खत्म हो गई है एनसीईआरटी की, फिनिश। इतना सही होता है एनसीईआरटी। नहीं, इसलिए उसको अलग कर दिया। पहले एक साथ पढ़ाते थे तो क्या होता था, बच्चे बहुत चिल्लाते थे, सर स्कूल में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, बहुत दिक्कत होती थी। अब उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, तो इसीलिए फिर क्या कर दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया दो भागों में, टेंशन ही खत्म। क्योंकि जब खत्म हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर तो कोई बोलेगा नहीं कि अब क्या है, फिर हम आराम से पार्ट 2 पढ़ेंगे आखिरी में। ऐसे ट्रिगो को भी दो भागों में बांटा हुआ है, ट्रिगो इक्वेशंस अभी, और हम करेंगे जबरदस्त क्वेश्चन ट्रिगो इक्वेशन के, जबरदस्त, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस वाले, वो सब अभी मैंने रोक दिया, अभी नीड नहीं था, टाइम बहुत लगते हैं, 10-15 लेक्चर लगते हैं मुझे ट्रिगो इक्वेशंस में। और कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में तो 1 महीना लग जाता है, वो भी कम पड़ता है बच्चों को। और अगर ये दो ले लेते तो दिवाली तक अपना यही चलता रहेगा, इसलिए पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर अब हमने बाइफरगेट ही कर दिया मॉड्यूल में, टेंशन ही खत्म। सर और कौन से चैप्टर बाइफरकेटेड है? बस दो ही है बेटा, बस दो ही है, बाकी सब एक साथ ही पढ़ाते हैं। जैसे कोनिक बहुत जरा सा दिया एनसीईआरटी ने, पूरा कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 2 घंटे का है, सिर्फ 2 घंटे का, और एक्चुअल कोनिक 2 महीने का भी कम पड़ता है। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एक भी क्वेश्चन है जेईई मेंस का नहीं बनेगा। मैथ्स तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, एनसीईआरटी करके जाओगे तो कुछ हिलेगा भी नहीं, ऐसे भी पेपर आए थे इस बार, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था बच्चों से, टफ हो गया है वो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। मैथ्स में कोई बाइफरकेशन नहीं रखना है तुम्हें, 2 साल करके चलोगे तो आगे जाके बहुत दुख होगा, अभी साथ साथ में पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। जो एंड में जाके फिर आके खोलता सर अब बता दो सर, तो अब क्या बताऊंगा मैं इतना, जब चल रहा था साथ में तो साथ साथ करते जाओ। उन नोट्स में सब कुछ है, मेंस एडवांस सबकी थ्योरी रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस फिर तुम करते रहो किताबों से। चलो तो पोलर फॉर्म ये होता है, तो क्वेश्चन कर ले आप जरा, चलो लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक बात अब तो हो जाएंगे। सर एक ही क्वेश्चन था, एक ही था। ओके, अभी मैंने बोला ना एक्सरसाइज करनी है तो मैम, नेक्स्ट असाइनमेंट वही है। अब सेट 2 का लेवल, सर एक ही एक्सरसाइज है। अरे सेट 2 का लेवल 1 बोल रहा हूँ मैं, उसमें मिलेंगे। ओके सर। ओके, तो z इज इक्वल टू i माइनस रूट 3 पोलर फॉर्म में बदलना है। ये किस में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में। पर एक चीज और, जानबूझ के पहले आयोटा लिखा ताकि तुम गलती करो। तुम्हें पहले क्या लिखना है, माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। ये है बहुत छोटी सी चीज है, पर ये मैं पहले नहीं बताता था। जब बच्चों ने बहुत गलतियां करी तब मुझे ये भी बताना पड़ा कि सबसे पहले रियल लिखो फिर इमेजिनरी, वरना कंपेयर तो तब भी हो रहा है, माइनस रूट 3 इज द रियल पार्ट, पर बच्चों की आदत होती पहला मतलब रियल, ऐसा रटा हुआ भी रहता है बच्चों को, इसलिए हम भाई वैसे ही लिखेंगे। अब सबसे पहले तो मॉड्यूलस निकाल लेते भाई, बहुत इजी है। रियल पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर आयोटा के साथ जो जुड़ा रहता है, शायद 2 आता है। चलो मॉड्यूलस ऑफ z मतलब r तो आ गया, खत्म। अब बचता है सिर्फ थीटा, तो क्या करेंगे आर्गुमेंट के लिए, सबसे पहले प्लॉट करेंगे। क्या करोगे बोलो, प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट कर सकते हो रफली, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बस वही सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे अपन प्लॉट करके। तो माइनस रूट 3 सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है, माइनस रूट 3 कॉमा 1 या माइनस रूट 3 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन द प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर?
Online students, any doubt in plotting the complex number? No, sir. No, sir. चलो तो अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है भाई? mod of y upon mod of x. what is y, what is x? y होता है इमेजिनरी पार्ट जो कि 1 है, 1 का मॉड भी 1 होता है, पर -√3 का यहाँ पे मॉड लेना है क्योंकि वो एक्यूट एंगल ही होता है, 1/√3। किसी को कोई डाउट? इजी है शायद, हो जाएगा। वो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 हर कोई कर सकता है। क्या होता है अल्फा? 30 डिग्री, पर हम अब डिग्री में थोड़ा ना लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं अपन, π/6। 30 π/6, 60 π/3। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, उल्टा याद रख लो, बस उल्टा चलता है। ये हो गया। पर अभी अल्फा थोड़ी ना हमारा थीटा होता है। थीटा कैसे निकालेंगे? तो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है थीटा? पाई माइनस अल्फा। मेरे ख्याल से तो अब और इससे आसान और क्या क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा स्कूल वाला? 5 π/6। Any doubt in finding the theta? No. बस हो गया। mod z कितना था? mod z 2 था ना? cos ऑफ एंगल अपना थीटा निकल ही गया है, 5 π/6 प्लस आयोटा टाइम्स sin π/6, 5 π/6। क्या ये मेरा आंसर है? हाँ जी हाँ, यही आंसर है। सर अभी इसको सॉल्व भी तो करेंगे। अरे बेटा सॉल्व करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? जो क्वेश्चन था वहां पहुंच जाओगे। बेटा इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। इसको जब तुम नॉर्मल सॉल्व करने बैठोगे अब ट्रिगो से, तो पहुंचोगे कहाँ? यहीं पहुंचोगे बेटा। कहाँ पे? -√3 प्लस आयोटा पे ही पहुंचोगे। तो सर आंसर फिर यही आंसर, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। हे वही कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो ना बदला है। क्रॉस चेक करना है सही है कि नहीं, तो इसको फिर से सॉल्व कर लो। पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में cos साइन की वैल्यू है ना, तुम कर लो। ये हो गया। एनी डाउट? इजी है शायद। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म तुम बदल सकते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हो। किसी को भी डाउट? चलो तो अब इसमें तो जितने क्वेश्चंस करो फिर कम है। और करवाऊं क्या क्वेश्चन की? समझ गए अब तो ये। बस वो ये टेबल याद कर लोगे ना, ये वाली, किस क्वाड्रेंट में कहाँ क्या जाएगा। थर्ड में जाएगा तो -π प्लस अल्फा। और कराऊं क्या थर्ड क्वाड्रेंट वाला? कि अब हो जाएगा? प्लॉटिंग आती है कि करवाने की जरूरत है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। सर हो हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम करो, किताबों में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ एक और चीज, क्या होता है आगे आगे बढ़ते जाते तो पीछे पीछे क्या सपाट होता जाता है, पूरा सपाट होता जाता है। तो मैं कुछ चीजें बता दूं वरना नहीं बनेगा। कौन सा क्वेश्चन? एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल है, ठीक है, उसको अगर पोलर फॉर्म में बदलना है अगर उस क्वेश्चन को, तो बेटा ये चीजें पता होनी चाहिए। √3 - 1/2√2 क्या होता है? cos 15 3 + 1/2√2। 15 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं? 60 का आधा, π/60 का आधा कि 30 का आधा? 30 का आधा है। तो √3 - 1/√3 + 1 क्या होता है? tan π/12। ये तुम्हें काम आएगा किस क्वेश्चन में? एनसीईआरटी का आखिरी सॉल्व्ड एग्जांपल है शायद, और उसमें पोलर फॉर्म में बदलना है। अब देख लोगे तो ये भाई लिख लिया मैंने, बोला ना भूल जाओगे वरना फिर बोलोगे बनता ही नहीं है सर, आपने बता दिया फिर भी। तो बेटा उसके लिए ट्रिगो में कुछ फॉर्मूले बताए हुए, प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ऐसे ही एक और याद रख लो, tan 22.5 π/8 √2 - 1 होता है। ये वैल्यूज याद रख लोगे। इसको कुछ और भी लिखते हैं, 2 - √3 लिखते हैं कि नहीं पता है? 2 - √3 भी लिखते हैं। कैसे? रैशनलाइजेशन करके। एक और चीज, चलो खैर ये तो हो गया। ऐसे √3 वो कॉट में लिख लोगे, वो पता है ना, √3 + 1/√3 - 1 भी तो होता है। हाँ। वो बेसिकली cot π/12 है, मतलब cot 15 डिग्री हो जाएगा, जिसको अपन tan 75 डिग्री भी बोल सकते हैं। cot 15 tan 75, 75 मतलब 15 का 5 गुना, 5 π/12। क्या यही होता है 5 π/12? बोलो जल्दी।
ये cot pi by 12 है। तो यस ये अगर कभी वैल्यू आ जाए, या इसी को अपन लिख सकते हैं 2 + √3। तो बेटा ये चीजें भी काम आएगी। एनसीईआरटी ये अज्यूम करते कि तुम्हें ट्रिगो में ये एटलीस्ट आती होगी वैल्यूज, क्योंकि ये कहाँ काम आएगी? अरे बेटा ये एक्यूट एंगल्स की वैल्यू है, तो जब तुम निकालने जाओगे mod of y by mod of x ऐसी वैल्यू आ जाए, बोलो सर ये तो पता ही नहीं। तो भाई पता है, भाई पता है। अब तुम कर लेना एनसीईआरटी का एक वो सॉल्व एग्जांपल है, तो स्कूल में वही आता है, बस फिक्स है वो। एनसीईआरटी का वो सॉल्व एग्जांपल ही सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ये वैल्यू यूज होती है। बाकी तो क्या है, डायरेक्ट एंगल्स वैल्यूज है। कहाँ लिख क्या इसको पोलर फॉर्म में बदल सकते हो? तो दो तरीके हैं। कितने तरीके? इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करो किसमें? स्टेप 1 मेथड 1 के अकॉर्डिंग। क्या बदल सकते हो? फिर नीचे वाले को, अरे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते हो शायद। और पहले वाले को तो पहले लिख दो -√3 प्लस आयोटा, और नीचे वाले को cos pi by 6 कितना होता है? √3/2 प्लस 1/2 आयोटा बाई 2। ये आ गया। तो z को क्या लिख सकते हैं अपन? यही आएगा। और अब इसको क्या करोगे? कन्वर्ट करो इसमें, अब वो तुम्हें पता है रैशनलाइज करके, और फिर उसके बाद तुम्हें आता है मॉड्यूलस और वो लेना। तो कभी कभार हाईफाई अगर टफ पूछना है तो इस तरीके से भी होता है। बट सर ये तो लंबे जाएंगे। हाँ जी हाँ, लंबे जाएंगे। तो सर जेई में आए तो भी ऐसा करना है, ऑब्जेक्टिव में आए तो भी ऐसा करना है? नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ मेथड जो मैं बताने वाला हूँ। और वो क्या मेथड है? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी ने मेंशन, तो भाई वहां तो ऐसे ही करना पड़ेगा। टफ क्वेश्चन कैसे पूछेगा स्कूल टीचर? और एक साथ दो चीज पूछनी है, तो वही एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सप्रेस करो x प्लस आयोटा y में, उस टाइप के एक्सप्रेशन का पोलर फॉर्म निकालो। तो पहले तो सिंप्लीफाई करो जैसे करते हैं, हमने सीखा है। फिर उसके बाद मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालो, यू नो दैट चार्ट, और आंसर आ जाएगा। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? ये एनसीईआरटी अप्रोच थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। प्राइम नो सर। ठीक है, टाइम हो गया है, इसलिए फटाफट एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, इसका जो मेथड 2 है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। ठीक है, कैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। एक और मैं पॉइंट बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। Z में तो रियल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी आते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब रियल प्लस इमेजिनरी दोनों। तो किसी भी प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? विथ पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट। अब ये तुम्हें याद रख लेना है पॉइंट्स, क्योंकि ये डायरेक्ट टिक करना है, इसको उससे मत करना 10 निकाल के और फिर उसमें तुम उलझ जाओगे अगर नॉट डिफाइन एंड ऑल हो गया तो। अल्फा एंड ऑल, इसको ऐसे ही याद। हाँ मैं आ रहा हूँ। इसको हम ग्राफ से करेंगे, ग्राफिकली हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज का। प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का, और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का। प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट प्लॉट करते हैं। कहां पर आएगा प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव रियल नंबर? मतलब 2,
2 का बताओ, तो 2 कहां पर आएगा? इसको प्लॉट करोगे तो इधर कहीं पे आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। एक्स एक्सिस पे। एंगल ही नहीं बना है, बोले तो 0। और याद रखना है कि जो भी आंसर बोलो वो -π ओपन से π क्लोज में होना चाहिए, 180 डिग्री तक ही हो सकता है वो -180। चलो प्योरली नेगेटिव रियल नंबर कहां पर आएगा? इधर आएगा, तो कितना एंगल घूम गया? आ सकता है पाई, -π नहीं, पाई इंक्लूड होता है। प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर π/2 यहां पर आएगा ना, जैसे 2 आयोटा 3 आयोटा, तो कितना हो जाएगा? π/2। और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर -π/2 नीचे आना है, -π/2। इस पे भी एक आध क्वेश्चन में करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पर ये काम आएगा। समझ में आया कि नहीं कैसे क्वेश्चन में? आर्ग्यूमेंट ऑफ -300 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव, प्लॉट करेंगे तो इधर आएगा, तो इधर मतलब माइनस -π/2। तो ऐसे अपन और 2-4 में बता काम आएगा। यहाँ पे वो उस थ्योरी से मत निकालना, डायरेक्ट टिक करना, ठीक है? ये हो गया भाई। इस पे एक आध और मैं लॉजिकल क्वेश्चंस दे दूंगा इस पॉइंट्स पे। तो हमने आज बेसिकली पोलर फॉर्म देख लिया, आर्ग्यूमेंट देख लिया और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, इतना ही हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज और फिर दूसरे क्वेश्चंस और करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, तो आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया है आज का लेक्चर। सर आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन। यस सर। आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टाइम हो गया है ना बेटा, इसलिए। और ऑफलाइन में सबको समझ आया? कोई दिक्कत? सेट 2 करना है ना? हाँ, सेट 2 चालू कर दो आप। बस स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दिखे तो उसको छोड़ देना, या यूलर फॉर्म। थोड़ा बहुत मैं नेक्स्ट क्लास में और बता दूंगा, जो बन रहा है उतना कर लेना आप तो, ठीक है? थर्सडे नाइट तक मैं रखूंगा सबमिशन, तो थर्सडे को मैं और बता दूंगा, जो बचे कुछ है, जो डाउट एंड ऑल है वो ले लेंगे, और जो थ्योरी में अगर कुछ बचेगा तो। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। बाय All the very best बाय for सर, थैंक यू सर। all the very best for tomorrow's advance paper. सर स्ट्रेटेजी क्या रखे, पहले क्या अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 या पेपर 1? जो करना है पेपर 1 पेपर 2 वहां पे दिखेगा, पढ़ लेना एक बार। पेपर 1 करके लिखा रहेगा और पेपर 2। कई बार क्या होता है, बच्चे ने 2 बजे ओपन करा तो उसमें क्या पेपर 2 पहले दिखता है, क्यों? वो लेट लाइव होता है, 10 बजे लाइव होता है, जो लेट लाइव मतलब जो नियरेस्ट हो रहा है लाइव वो पहले दिखेगा। बहुत सारे बच्चे पहले पेपर 2 अटेम्प्ट कर देते हैं, तो कोई सा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 करना है, पेपर 2 क्या टफ क्या इजी, सब एक जैसा, सब पैटर्न अलग। दोनों में इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस कैन वेरी, ठीक है? कुछ भी अपना मिथ लेके मत चलना कि ऐसा होगा, वो तुम्हें ऑन स्पॉट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पेपर देख के, और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जो आता है सटीक वो करो, टाइम बहुत मिलेगा फिर तुम्हें, 20-21 क्वेश्चन ही होते हैं तीनों सब्जेक्ट में, और टाइम मिलेगा तुम्हें आराम से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टफ होते हैं। तो जो करो वो सॉलिड करो, और 50% इज अ वेरी गुड स्कोर। वैसे तो 30-35 प्लस वाले भी अच्छा होता है स्कोर परसेंटेज, ठीक है? पेपर कुछ भी आ सकता है, इसलिए जो आ रहा है वो करना है बस, और क्या। और एक्यूरेसी पे ध्यान देना और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, ठीक है? और लॉजिक्स और मतलब कूल माइंड से पेपर देते हैं, याद रखना। सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे हैं, यहाँ रात भर पढ़ने वाले एडवांस में फुस हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सिली मिस्टेक करोगे जबरदस्त। और जितना कूल होते हुए लॉजिक्स डोमेन याद रखना है, √(x²) mod x होता है, ग्राफिकल अप्रोच जो हमने पढ़ी, जो पढ़ा है बस वो काम आएगा। थ्योरी अच्छी स्ट्रांग है, कोई भी एडवांस का पेपर फोड़ दो। थ्योरी अगर अटकचरी है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ओके, इसी के साथ ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। गुड डे।